एक 10-12 साल की लड़की जो सिर्फ प्यार चाहती थी इस दुनिया से, उसे प्यार की जगह इतना दर्द दिया जाता है कि वो अंदर से टूट जाती है। उसके पेरेंट्स उसे बचपन में ही छोड़ देते हैं, रिलेटिव्स उसे अपना लेते हैं, बट केयर करने की आड़ में उसे इतना सेक्सुअली हरस करते हैं कि वो हंसना तो मानो भूल ही गई हो, मुस्कुराना तो मानो उसे आता ही ना हो। बट उसका पेन यहीं खत्म नहीं होता, उसे एक डिसीज हंट करती है जो हर रिफ्लेक्टिव सरफेसेस में उसे भूत प्रेत डीमंस मॉन्स्टर्स दिखाती है, जो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत डरावना होगा। बट आजुमी की बात अलग है, वो उन डीमंस से बात करने लगती है, उन मॉन्स्टर्स के साथ खुश रहने लगती है, क्योंकि उसे कभी प्यार मिला ही नहीं था। वो इतनी अकेली थी कि उसे कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए ही था, तो वो उन मॉन्स्टर्स को अपना लेती है। ये स्टोरी है आजुमी इत्सुकी की, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ 10-12 साल की लड़की है जो डीमंस से दोस्ती करती है और ड्रीम वर्ल्ड में सफर करती है। ये स्टोरी है सेकाई ओनी की। मांगा की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जो लेटी हुई होती है। तुमने एक चीज नोटिस की हो तो एक मिरर में बहुत सारी आंखें उस लड़की को घूर रही हैं। क्यों घूर रही हैं तुम्हें आगे पता चलेगा, खैर छोड़ो। फिर वो लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है, हेलो बंचूचा। बंचूचा इसकी बर्ड का नाम है। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो उसके बगल से एक मिरर रखा हुआ है, उसमें वो बर्ड रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये वही रिफ्लेक्टिव बर्ड बोल रही है, हेलो आजमा, क्या तुम ठीक हो? तो आजमा बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। फिर वो बर्ड बोलता है, मैं भी ठीक हूँ, बट मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो आजमा बोलती है, हाँ बताओ। इतने में ही एक लड़का आ जाता है जो कि आजमा को गाली दे के बुला रहा होता है, ओ एक कमीनी, तूने वो खा लिया ना, और वो यहाँ पर पुडिंग है। वो कहता है, तूने मेरी पुडिंग खा ली ना? तो आजमा कहती है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी पुडिंग सच्ची में नहीं खाई। बट वो आजमा की एक नहीं सुनता और उसमें एक घुमा के घूसा मार देता है। आजमा को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे एक अभी पड़ी विदाउट एनी रीजन। वो बोलती है कि उन लोगों ने कहा है कि आज मैं बहुत दिनों के बाद चावल खा सकती हूँ, मुझे 1 महीना हो गया मैंने चावल नहीं खाया है। बट आजमा अपनी बर्ड को नहीं बोलती है और बोलती है, हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाती हूँ, 1 मिनट रुको, बाय। फिर वो बाय बोल के चली जाती है और जहाँ पर सभी लोग थे वहां पर पहुंच जाती है। तभी टीवी पे एक न्यूज आ रही होती है कि एक नेवादा एरिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, जो कि 6.3 m का है, जो कि ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, बहुत से ह्यूमंस को निगल भी सकता है। फिर आजमा के अंकल आजमा को नोटिस करते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसा है आजमा? बट वो बिना ही कहे, आजमा के बिना कहे समझ जाते हैं कि ये निशान कैसा है, और वो काजुया से पूछते हैं, जो कि वो लड़का होता है जिसने आजमा को मारा होता है। तो अंकल पूछते हैं, क्या तुमने आजमा को दोबारा मारा? तो वो कहता है, इसने मेरी पुडिंग खाई। तो अंकल बोलते हैं, सुन वो तेरी कजन है, तुझे ऐसे उसे नहीं मारना चाहिए, भले ही वो तेरी फैमिली मेंबर नहीं है, बट तुम ब्लड से लिंक हो, एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट कर उसको। फिर वो आजमा से बोलते हैं, अगर ये पकौड़ा तेरे को दोबारा से मारे तो मेरे को पता ही हूँ, मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। मैं तुम्हारा अंकल हूँ यार। फिर आजमा को विंडो के मिरर में एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि अंकल का होता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी होता है, जिसे देखकर आजमा कुछ बोल नहीं रही होती है। फिर अंकल आगे बोलते हैं, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कंसीडर कर सकती हो। फिर आजमा अंकल से बिना कुछ कहे अपना सूप पीने लगती है, बट वो देखती है उसके सूप में एक कॉकरोच डला है जो उसकी आंट ने डाला होता है, तो वो वहां से जाने लगती है क्योंकि उसको उल्टी आने लगती है। तो अंकल उसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उन्हें बिना कुछ बोले सीधा जाने लगती है। बट उसको अपनी रास्ते में एक लड़का रोक लेता है और पूछता है, तुम्हें बर्ड रखने की परमिशन घर में किसने दी? ये पूरी रात आवाज कर रहा था जिसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, अगर मैं फेल हुआ तो ये तुम्हारी गलती होगी आजमा। तो आजमा पूछती है, बोचुआ चांद मर गई क्या? तो वो कहता है, हाँ ये मर गई, तुम इसे ले जा सकती हो। तो आजमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन में वो उससे गलती से बोल देती है, कमीने। तो वो गुस्सा आ जाता है और उसे एक घुमा के मुक्का मार देता है उसकी लेफ्ट आई में। फिर उसकी लेफ्ट आई सूज जाती है और ओपन भी नहीं हो रही होती। फिर आजमा घर से निकल जाती है और उसे घर से निकलने के बाद बहुत ज्यादा क्रीपी क्रीपी मैन दिखने लगते हैं रिफ्लेक्शंस की वजह से बहुत सारे, और वो बहुत ज्यादा घिनौने होते हैं। फिर उनमें से एक मॉन्स्टर उसे हॉस्पिटल जाने का बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास बैठी होती है। फिर डॉक्टर उसे बोलता है, क्या तुमने अलाइस इन वंडरलैंड सीरीज का नाम सुना है? तो वो बोलती है, नहीं मैंने नहीं सुना। तो डॉक्टर बोलता है, कूल नेम है ना, भले ही ये बच्चों को इफेक्ट करती है बट ये उतनी रेयर सिंड्रोम नहीं है। इस सिंड्रोम में बच्चों को चीजें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, उनके साइज से बहुत ज्यादा बड़ी।
ये अलाइस की स्टोरी की तरह है। तो आजमा बोलती है वो मेरे पास नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारे सिंड्रोम का नाम शायद अलाइस इन वंडरलैंड नहीं है, तुम्हारे सिंड्रोम का नाम शायद लुकिंग थ्रू ग्लासेस है। तो डॉक्टर बोलता है ये वंडरलैंड से अलग है, इसमें चीजें तुमको बहुत ज्यादा क्रीपी दिखने लगती हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुमको हर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बहुत मिस्टीरियस दिखने लगती है। तो वो डॉक्टर बोलता है ये वंडरलैंड की तरह नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही रेयर है, इसमें तुम्हें हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बहुत ज्यादा क्रीपी चीजें दिखने लगती है, कभी कभी तो तुमको तुम्हारी इविल सेल्फ दिखने लगती है। ये बहुत मिस्टीरियस चीज है और ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंस से ही होती है। तो डॉक्टर बोलता है शायद तुम इमोशनली डिस्टर्ब हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है घर पे या स्कूल पे, क्या तुम्हें कोई सताता है? तो आजमा कुछ नहीं बोलती। फिर डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हारी मॉम, तो वो मॉम वर्ड ही बोल पाता है। इतने में ही आजमा रोने लगती है और वो बोलती है क्या वो कभी वापस भी आएंगी? तो हमें बाद में बताया जाएगा कि उसका क्या ट्रॉमा है उसकी मॉम रिलेटेड, क्योंकि उसके पिताजी तो पहले ही टपक चुके हैं। अब उसके मॉम के बारे में भी हमें बताया जाएगा आगे। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। वो खुद से ही बात कर रही होती है बोन चान को लेके कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है और मेरे पास कोई भी इंश्योरेंस भी नहीं है इन लोगों को देने के लिए, तो मैं अपने लिए इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए मैं वापस आ गई। फिर आज मैं बोचुआन चान से बात करने लगती है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि बोचुआन चान डेथ है, वो मर चुकी है। वो एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है क्योंकि वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके पास कोई भी नहीं है। वो बोचुआ चान को खोना नहीं चाहती। इतने में ही वो पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाती है और बारिश होने लगती है। बारिश में उसे उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स का फेस दिखने लगता है जो कि उसे बहुत क्रीपी लगता है और उसे हॉन्ट करने लगता है। तो उससे बचने के लिए वो उस पे जोर से पैर मार देती है, जिसको एक पुलिस वाला देख लेता है और उसके पास आता है। तो वो पुलिस वाला बोलता है तुमको ठंड लग जाएगी, ऐसे पानी में मत कूदो, तुम एलिमेंट्री स्कूल में हो ना? तो आजमा तुरंत रिप्लाई करती है मैं मिडिल स्कूल में हूँ। तो पुलिस वाला पूछता है तुम्हारी कोई भी क्लासेस नहीं है क्या, और वो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आजमा बोलती है ये बोचुआन चान है और वो उसे घूरने लगती है। तो वो पुलिस वाला बोलता है तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती? तो आजमा तुरंत रिप्लाई करती है अपने काम से काम रख। आई मीन वो मना कर देती है क्योंकि वो यहाँ सेविज हो जाती है। एक पुलिस वाली को इतनी जल्दी कौन रिएक्ट ही करता है भाई। बट वो आजमा है, वो डिप्रेस्ड है और उसे मॉन्स्टर दिखते हैं तो वो कुछ भी कर सकती है। तो वो पुलिस वाला बोलता है तुम्हारे पापा काम पे गए होंगे ना? तो आजमा बोलती है वो मर चुके हैं। और वो ये सब बहुत नॉर्मली बोलते हैं जो मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल सा है, क्योंकि अगर किसी भी नॉर्मल इंसान के पापा मम्मी मर जाते हैं तो वो बहुत सैड हो जाते हैं उस चीज को बोलने में कि वो मर गए हैं। बट ये इतनी डिप्रेस्ड है कि उसने एक झटके में बोल दिया कि वो मर चुके हैं और कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। खैर छोड़ो, हमें क्या, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर पुलिस वाला पूछता है तो मॉम का क्या? तो गुस्से में आके आत्मा बोलती है कि वो जिंदा है। तो पुलिस वाले को लगता है शायद उसका कोई ट्रॉमा होगा, इसीलिए वो उसे सॉरी बोल देता है। और फिर वो रोड पे एक क्रैक नोटिस करता है और बोलता है पडल में एक क्रैक, वो भी अचानक से, ये कैसे हुआ? और वो बोलता है ये कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं है। वो आजमा से पूछता है क्या तुम इसे देख पा रही हो? तो आजमा बोलती है हाँ। फिर आसमान से एक हाथ आता है और वो पुलिसमैन को कुचुम्ब देता है, कुचल देता है। कुचुम्ब क्या होता है यार? तो वो कुचल जाता है आजमा की आंखों के सामने, जिसे देखकर आजमा थोड़ा डिप्रेस्ड सा महसूस करने लगती है, जो कि आप उसके फेस के एक्सप्रेशन से देख पा रहे हो। और ये चैप्टर यही एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर मैं आगे कवर करूंगा, उसके लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय।